नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है या जिस पे मेरा आज का वीडियो है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम प्राचीन इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो वैदिक काल हो गया, फिर मौर्य काल हो गया, और उसी तरह से जो गुप्त काल है, इनके बिना आप ये समझिए कि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं वो पूरे ही नहीं हो सकते हैं। अगर प्राचीन इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप मान के चलिए कि अगर 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जो कुछ भी अगर पूछा जाता है हिस्ट्री में, तो 2-3 क्वेश्चन जो अगर आपके 4 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के रहते हैं तो उसमें से प्रमुख एरिया जो रहता है एग्ज़ाम का, वो जनरली आप देखिए वैदिक पीरियड का रहता है, मौर्य काल का रहता है या तो गुप्त काल का रहता है। इसलिए बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट अध्याय होने वाला है आपका, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको बहुत ही ध्यान से कर लीजिए ताकि आपको जो है परीक्षा में यहाँ से जब प्रश्न आए तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। और मैं जो है इसमें लगभग आपको 3 वीडियो बना के दूंगा, इन पूरे गुप्तों का राजनीतिक इतिहास, उसके बाद इनका जो सांस्कृतिक इतिहास रहता है और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ और है कि यह चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप इसको पढ़ना शुरू करिए तो हफ्तों लग जाएंगे केवल इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मेरा पूरा फोकस ये रहता है कि मैं बहुत ही कंसाइज मैटर आपको दूँ, वो सारी चीज़ें ही मैं आपके साथ डिस्कस करूँ जितना कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। वैसे तो बहुत सारी बकवास की बातें हो सकती हैं जो मुझे करना पसंद नहीं है, इसलिए मेरा पूरा लक्ष्य ये है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें और आपका आउटकम अच्छा हो, ऐसी चीज़ें ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या जो है गुप्तकालीन राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो देखिए, गुप्त काल की स्थापना जो है, गुप्त काल का संस्थापक कह सकते हैं, वो श्रीगुप्त को माना जाता है। और आप ये जानिए कि ये जो गुप्त लोग थे ये कुषाणों के सामंत थे। हम जब देखते हैं कि कुषाण सत्ता का अवसान होता है तो गुप्त जो है शक्ति के रूप में उभरते हैं और ये बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं भारतीय इतिहास में। और गुप्त काल को भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसके बारे में मैं आगे आपसे डिस्कशन करूँगा, और चूँकि वो मेंस का टॉपिक है इसलिए मैं यहाँ आपसे उस पर बहुत बात नहीं करने वाला हूँ। तो जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है उसी को हम लोग देख रहे हैं। अब इसका संस्थापक आपने देख लिया कि श्रीगुप्त है। इसके बाद देखिए इसका अंतिम जो शासक था वो विष्णुगुप्त है। अब 2 चीज़ें देखिए, एक चीज़ कॉमन है, पहले नाम में भी गुप्त लगा हुआ है और इसमें भी अंतिम में भी गुप्त। अब यहाँ आपको याद रखना है श्री, और आपको याद रखना है विष्णु। भगवान विष्णु के ये लोग उपासक भी थे, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि संस्थापक श्री यानी लक्ष्मी जी को कहा जाता है और विष्णु जी। तो इस तरह से भी एक बस याद करने के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो बस याद आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अंतिम शासक कौन है या प्रथम शासक या संस्थापक कौन है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। अब इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो जो है, आप याद रखिए कि यहाँ मैंने लिखा नहीं है, वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो ये जो श्रीगुप्त है संस्थापक, इसके बारे में एक ज़रूरी फैक्ट जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, और इसकी चर्चा मैं शायद एक बार आपसे किया भी है इतिहास के स्रोत वाले अध्याय में, कि इत्सिंग जो चीनी यात्री रहता है उसका विवरण है कि चीली कीतो, यानी यह श्रीगुप्त जो है इसको यह चीली कीतो कहता है कि चीली कीतो ने मृग शाखा वन में चीनी लोगों के लिए बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। तो अब ये चीली कीतो श्रीगुप्त को बताता है, लेकिन वो मृग शाखा वन कौन सा स्थान रहता है इसके बारे में कुछ फिक्स पता नहीं। तो आप बस ये याद रखिए कि चीली कीतो जो इत्सिंग कहता है वो श्रीगुप्त के लिए प्रयोग किया गया है और इसने एक चीनी मंदिर का निर्माण कराया था। अब इसके बाद देखिए, श्रीगुप्त के बाद जो दूसरा शासक आता है वो आता है घटोत्कच। और घटोत्कच जो है इसने महाराज की उपाधि ली होती है। श्रीगुप्त और घटोत्कच इन दोनों ने महाराज की उपाधि ली रहती है, और ये दोनों जो है कुषाणों के सामंत रहते हैं। अब पहली बार गुप्त वंश में जो पहला सबसे मजबूत सम्राट आता है, या कह सकते हैं गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, वो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। और ये पहला शासक रहता है गुप्त वंश का जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त काल का पहला ऐसा शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम। अब इस चंद्रगुप्त प्रथम के सीमा क्षेत्र या शासन विस्तार क्षेत्र का जो विवरण है वो वायु पुराण से हमें मिलता है। इनका एक श्लोक है अनुगंगा प्रयागे च ऐसे करके, तो उसमें इनके क्षेत्र विस्तार के बारे में बताया गया है।
और मैं आपसे बताऊं कि अभी 2023 के पेपर में इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था कि वायु पुराण में, मतलब कथन, 2 कथन देके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पूछा गया था कि वायु पुराण में गुप्तों के प्रशासन पे वर्णन मिलता है या गुप्तों के प्रशासन से संबंधित वर्णन मिलता है। तो वो स्टेटमेंट भी सही था, लेकिन जनरली वहाँ बहुत सारे लोगों ने गलती भी की थी। तो देखिए ये सीधे सीधे इनके प्रशासन के बारे में यहाँ वायु पुराण में कहा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की। अब याद रखिएगा कि गुप्त संवत का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम रहता है और इसी ने 319 में इस संवत को शुरू किया था। और इस संवत का प्रथम प्रयोग जो अगर पूछा जाता है तो वो मथुरा लेख में होता है, और वो मथुरा लेख लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ये ध्यान रखना है मैं आपको कि जो प्रथम इसका प्रयोग पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछा गया है कि गुप्त संवत का प्रथम प्रयोग जो है हमें किस अभिलेख में देखने को मिलता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में। देखिए याद रखिएगा कि इस स्टार्ट किसने किया है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है, लेकिन इसका प्रथम प्रयोग अगर पूछा जाएगा तो वो आपको दिखाना है चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और चंद्रगुप्त की जो शादी होती है वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से होती है। और ये आप ये समझिए कि जिस तरह से हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में मगध के शासकों ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति, राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था, उसी नीति का पालन करते हुए गुप्त शासकों ने भी राजनीतिक संबंधों को अपने मजबूत किया और राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार किया वैवाहिक संबंधों के माध्यम से। और हम देखते हैं कि राजा रानी प्रकार का जो सिक्का है वो चंद्रगुप्त द्वारा चलाया गया रहता है, और उस पर जो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी है उसका भी अंकन होता है। तो इस बात से ये महत्ता साबित होती है कि लिच्छवी लोग जो है इनके लिए कितना महत्व रखते थे, या लिच्छवियों की इस समय स्थिति क्या थी, वो आप जो है राजा रानी प्रकार के सिक्के से जान सकते हैं। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है इसमें गुप्त वंश में जो सम्राट आता है वो है समुद्रगुप्त। और आप जानते हैं कि यह एक ऐसा शासक है जिससे जो है प्रीलिम्स में बहुत प्रश्न बनता है, प्रीलिम्स के हर जगह इससे प्रश्न बनता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। तो इसके बारे में हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसकी जानकारी के स्रोत को हम पहले देख लेते हैं। तो जो समुद्रगुप्त की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो प्रयाग प्रशस्ति है, सभी लोग जानते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति के बाद एक इसका लेख है एरण अभिलेख। ये देखिए बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, अगर ये पूछ दे तो कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि एरण अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, इसको आप याद रखिए। और ये मान के चलिए कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त के जीवन का दर्पण है। अगर ये प्रयाग प्रशस्ति नहीं होती तो हम इस महान शासक को, प्राचीन भारत के एक महान शासक को हम शायद समझ नहीं पाते हैं, और उसके बारे में हमें जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं वो हमें नहीं मिल पाती। तो हम प्रयाग प्रशस्ति में इसके क्या क्या महत्वपूर्ण विवरण हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है उसको हम देखेंगे। तो देखिए भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और भारत का नेपोलियन इसे एक इतिहासकार रहे हैं, साम्राज्यवादी इतिहास का, विसेंट आर्थर स्मिथ, उन्होंने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। अब देखिए जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको लिपिबद्ध करने की अगर बात की जाए तो वो हरिसेन ने किया था। संधि विग्रहित था ये समुद्रगुप्त का हरिसेन। तो अगर लिपिबद्ध करने को पूछा जाएगा तो ये हरिसेन ने किया है, और अगर इसका अनुष्ठाता पूछा था या निर्गत करने की बात की जाए तो तिलक भट्ट नामक अधिकारी ने इसको किया था। तो इन दोनों के अंतर को आप जरूर याद रखें कि निर्गत किसने किया, तिलक भट्ट ने, और लिपिबद्ध किसने किया, वो हरिसेन ने किया। अब देखिए प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, तो हमें बहुत सारी बातें नहीं जाननी है, हमें वही जानना है जो हमारे लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो देखिए एक चीज़ है जो दक्षिणापथ की इसकी विजय रहती है, उसमें किन क्षेत्र में कौन से शासक थे जिनको इसने हराया था, उनको जो है बहुत पूछा जाता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, या आप कह सकते हैं कि जब आरओ का मेंस देखते होंगे उसमें भी ये बहुत आते हैं। ये 12 शासक हैं और किन क्षेत्र से संबंधित है उनका विवरण बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए कि यूजीसी नेट में कई बार इन शासकों को क्रम से पूछ दिया जाता है कि हराने के क्रम से उनको अरेंज करिए। तो इससे देखिए बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, संख्या में ज़्यादा है, तो इससे प्रश्न बना, एग्जामिनर को भी प्रश्न सेट करने में मज़ा आता है, क्योंकि उसको पता है कि नहीं बच्चा यहाँ फंस जाता है। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और उसको कंठस्थ कर जाइए। और अगर नहीं कंठस्थ कर पाते हैं तो जैसे आपको मैंने 24 तीर्थंकरों के बारे में एक ट्रिक बताया था कि शुरू के कुछ और लास्ट के कुछ याद कर लीजिए, और जो बीच के कुछ शासक हैं वहाँ मैंने कहा था कि बीच के जो तीर्थंकर हैं उनको आप याद कर लिए। तो यहाँ भी मैं आपको कुछ उसी तरह की चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये बना रहे कि शासकों का क्रम क्या है, वर्णन के आधार पे कैसे उनको बताया गया है,
और कौन सा उनका क्षेत्र है। इससे क्या है कि आपको एग्जाम में आसानी हो जाएगी कि कौन सा शासक कहाँ का था। तो आइए सबसे पहले हम 12 शासकों को क्रम से देखते हैं। तो देखिए, पहला जो शासक रहता है दक्षिणापथ विजय में, वो कोसल क्षेत्र का शासक रहता है, जिसको समुद्रगुप्त पराजित करता है, वो है कोसल का महेंद्र। उसके बाद दूसरा जो है वो महाकांतार का व्याघ्रराज, तीसरा कौराल का मंटराज, फिर चौथा पिष्टपुर का महेंद्रगिरी। ये देखिए महेंद्रगिरी शासक है, ध्यान रखिएगा। कोट्टूर स्वामीदत्त, यानी कोट्टूर का शासक स्वामीदत्त। एरंडपल का शासक दमन। उसके बाद कांची, वही आप जान लीजिए पल्लवों की राजधानी, और ये पल्लव शासक ही है, विष्णुगुप्त। उसके बाद अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का शासक हस्तिवर्मा, पालक का उग्रसेन। उसके बाद देवराष्ट्र का कुबेर और कुशस्थलपुर का धनंजय। ये 12 शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में पराजित किया था। अब देखिए, अब इसको आप 12 याद ऐसे जनरली नहीं होता है, लेकिन कुछ ट्रिक है। अब इसमें देखिए, पहला जो क्षेत्र है वो है क, यानी कोसल, और तीसरा जो है ये भी के से है, यानी कौराल। फिर पांचवा भी के से है, कोट्टूर। तो अब आपको अगर याद करना हो क्षेत्र, अगर आपको नहीं याद हो रहा है, तो पहला के याद रखिए कौशल, दूसरा के भी कौराल, और मतलब एक अंतर देते हुए आप आइएगा 5 तक कोट्टूर। अब छठा आपको अगर नहीं भी याद है तो 7वां देखिए कांची है, बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए जनरली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो 7वां ये भी देखिए क से ही आ रहा है, कांची। तो 7 तक जो है आप आसानी से उतर सकते हैं। अब अगर आपको क्रम नहीं याद है तो कम से कम 1, 3, 5, 7 एक का अंतर देके आप याद रखिए। तो क से ये आपको सीरीज मिल जाएगी, क या के से, तो आपको याद हो जाएगा ये क्षेत्र, और इनके शासकों को याद कर लीजिए। फिर बीच बीच में हम नीचे से जैसे देखिए, फिर निचला के है अंतिम कुशस्थलपुर, ये भी आप याद कर सकते हैं। फिर 1-2 नाम जो आपको लगता है कि इसमें आसानी से आप याद कर सकते हैं, उस क्षेत्र को और उस क्षेत्र के शासक को याद कर लीजिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन जनरली नहीं गलत होंगे। अगर ये एक ट्रिक के तौर पे आप अपना लेते हैं तो इससे जो है आपको आसानी हो जाएगी और आप तैयार भी इसको आसानी से कर ले जाएंगे। और मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर बार जो है घूम फिर के क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत सारा प्रश्न बन सकता है इसमें, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारा प्रश्न बन सकता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, समुद्रगुप्त द्वारा कुछ नीतियाँ अपनाई गई थी अपने पड़ोसी शासकों के प्रति, तो उनके बारे में भी आपको 2 कॉलम बना के जो है पूछ सकते हैं। 4 नीतियाँ दे देंगे और 4 राजाओं के बारे में या 4 क्षेत्रों के बारे में दे देंगे कि कौन सी नीति किस क्षेत्र के शासक के लिए अपनाई गई थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी आप याद कर लीजिए और देख लीजिए। तो देखिए, एक नीति है इसकी प्रसवोद्धरण, राज्य प्रसवोद्धरण कहा जाता है इसको, कि समूल नाश कर देने की बात करता है ये, कि इनके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं इसके उत्तरापथ में, या देखिए ये नीति जो थी ये आर्यावर्त के शासकों के लिए अपनाई थी इसने। आर्यावर्त मतलब उत्तरी भारत के जो शासक थे, इसके पड़ोसी शासक थे, उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेना, तो इसको कहते हैं राज्य प्रसवोद्धरण। तो ये किसके लिए थी? आर्यावर्त के शासकों के लिए। अब जो दूसरी नीति समुद्रगुप्त की रहती है वो है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब कि नहीं, हमने उनके राज्य को जीता लेकिन उनको अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया, शासक को वहाँ रहने दिया, बस उनसे हमने कर वसूला या उनको जीत कर छोड़ दिया अपनी संप्रभुता मनवा के। तो यह नीति जो है समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के शासकों के लिए लागू की थी। और देखिए कितना बुद्धिमान रहता है समुद्रगुप्त कि उस समय देखिए संचार और यातायात के जो साधन रहते हैं प्राचीन काल में वो इतने अच्छे नहीं रहते हैं कि आप जो है दिल्ली या पटना से अटैक करिए और तमिलनाडु और कर्नाटक के किसी क्षेत्र पे आसानी से आते जाते रहेंगे। तो एक बार ये जाता है उत्तर से दक्षिण, उन शासकों को पराजित करता है, अपनी संप्रभुता मनवाता है और वहाँ से वापस चला आता है ना। तो और ये भी होता है कि नहीं है ये चक्रवर्ती सम्राट है या विजयी सम्राट है और अपनी संप्रभुता मनवा के छोड़ देता है। मध्यकाल में आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी भी इसी तरह की कुछ पॉलिसी लागू करता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है उसकी पॉलिसी में। तो जब अलाउद्दीन आएगा तो उसको भी हम देखेंगे। फिर देखिए जो तीसरी नीति है वो है परचारिकीकृत, यानी सेवक बनाना। तो ये आठविक राज्यों के लिए इसकी यह नीति है। आठविक मतलब जो जंगली क्षेत्र थे उनके लिए। फिर जो चौथी नीति है वो है सर्व करदानाज्ञाकरण, यानी इनको अपनी आज्ञा मनवाना।
तो ये है प्रत्यंत राज्य थे, उनके प्रत्यंत राज्यों के लिए इस नीति को लागू किया गया था। अब इसकी जो एक अंतिम नीति है वो गरुण मंदक कन्योपायन नीति है। तो जो विदेशी शासक रहते हैं इसके समकालीन समुद्रगुप्त के, उनके लिए यानी अपनी कन्याओं को सौंपना समुद्रगुप्त के यहाँ, यानी अपनी कन्याओं से विवाह करना और उस तरह के संबंध बना के अपनी स्थिति को ये मजबूत करता था। तो वो विदेशी शासकों के लिए इसकी नीति का हिस्सा था। अब देखिए कुछ प्रमुख समकालीन शासक हैं समुद्रगुप्त के, उनको देख लीजिए, कई बार ये भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो श्रीलंका का शासक है वो है मेघवर्ण। याद रखिएगा मेघवर्ण का नाम। मेघवर्ण जो है श्रीलंका का शासक रहता है और समुद्रगुप्त का समकालीन रहता है। और इस मेघवर्ण ने बोध गया में महाबोधि संघाराम की स्थापना का कार्य किया था इसकी सहमति से, मतलब इससे अनुमति लेता है समुद्रगुप्त से और बौद्धों के लिए एक संघाराम की स्थापना करता है। तो आपसे यही सीधे पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त से अनुमति लेकर महाबोधि संघाराम की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो आप याद रखिए मेघवर्ण द्वारा की गई थी। उसके बाद जो इसका समकालीन कुषाण शासक रहता है, देखिए ये कुषाणों के ही सामंत रहते हैं, लेकिन कुषाण अब सिमट चुके होते हैं, उनकी शक्ति खत्म हो चुकी है, अब इनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं रहती है। तो किदार कुषाण, जो किदार नामक जो शासक रहता है कुषाण, वो समुद्रगुप्त का समकालीन रहता है। इसके बाद देखिए शकों के बारे में मैंने आपको बताया था, रुद्रदामन के बारे में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम शासक था वो रुद्रसिंह तृतीय था। तो इसका समकालीन शक शासक यानी गुजरात क्षेत्र में जो शासक था वो देखिए रुद्रसिंह तृतीय है। और आगे इस रुद्रसिंह तृतीय को जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पराजित करता है और इसके क्षेत्र को जो है अधिग्रहित कर लेता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ हो गई। अब जो है समुद्रगुप्त से संबंधित 6 मुद्राएं हैं, 6 प्रकार की मुद्राएं निर्गत की थी इसने, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो उनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहली मुद्रा है समुद्रगुप्त की है वो है ध्वजधारी या गरुण प्रकार की मुद्रा। अब आप ये जानिए कि ये इसकी सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा भी यही है। तो ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि समुद्रगुप्त की सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा कौन सी है? तो आप याद रखिए ध्वजधारी या गरुण प्रकार की मुद्रा, और यह इसकी प्रथम मुद्रा भी यही है। और इस पे जो मुद्रा लेख लिखा हुआ है वो है पराक्रम, याद रखिएगा इसको आप, ये भी पूछा जा सकता है। जो दूसरा प्रकार है सिक्कों का वो है धनुर्धारी प्रकार, इस पे मुद्रा लेख है इसका अप्रतिरथ। तीसरा जो प्रकार है वो है परशुधारी, परशु मतलब फावड़ा, भगवान परशुराम धारण करते थे, और इसका जो लेख है वो है कृतांत परशु, इस पे लेख है, मतलब मुद्रा पे जो लेख लिखा गया है वो। फिर चौथा प्रकार अश्वमेध प्रकार है, और इस पे अश्वमेध पराक्रम यह लिखा गया है। और एकमात्र देखिए अश्वमेध प्रकार जो है एकमात्र मुद्रा प्रकार है समुद्रगुप्त का जिस पे समुद्रगुप्त का अंकन नहीं मिलता है, यानी इसकी और जितनी मुद्राएं हैं उस पे समुद्रगुप्त का भी अंकन यानी समुद्रगुप्त को भी बनाया गया है। एकमात्र मुद्रा जो है वो अश्वमेध प्रकार की मुद्रा है जिस पे समुद्रगुप्त का अंकन नहीं पाया जाता, और ये पूछा भी गया एग्जाम में, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद देखिए जो 5वां इसका प्रकार है मुद्राओं का वो है व्याघ्र निहंता, और इसका जो लेख है वो है व्याघ्र पराक्रम, ये लेख इस पे मिलता है। और जो 6ठा प्रकार है देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण प्रकार है, इस मुद्रा से ही हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त की अभिरुचियाँ क्या थी, तो वो है इसका वीणा वादन प्रकार। अब इस पे भी प्रश्न बनता है कई बार कि नहीं कौन से शासक थे जो संगीत में मर्मज्ञ थे प्राचीन इतिहास में, तो आप याद रखिएगा वीणा वादन प्रकार इसका सिक्का है एक, और उस पर हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की अभिरुचि क्या है, वीणा वादन करने की है, तो ये निश्चित तौर पर संगीत में इसकी रुचि रहती है। और एक छोटा सा फैक्ट आप याद रखिएगा, इसको पूछा गया इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, कि पूछा जाता है कि किस शासक ने सर्वप्रथम छंदोबद्ध मुद्रा लेख प्रारंभ किया था, तो वो जो है छंदोबद्ध मुद्रा लेख, देखिए जो छंदोबद्ध लेख लिखे गए हैं ये समुद्रगुप्त द्वारा शुरू किए गए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो देखिए इस पर आगे अभी बहुत सारे शासक बचे हुए हैं, तो जो कल मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में जो महत्वपूर्ण शासक बचे हुए हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय बचे हुए हैं, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं और हर जगह वनडे एग्जाम्स में मिल जाते हैं, वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में उसको दे दूँगा। उसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो इनके सांस्कृतिक पहलुओं से होगा। तो 2 वीडियो में मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका गुप्त काल ख़त्म हो जाए। और आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।